और चलिए अब खबरें विस्तार से जानेंगे, जहां चीन और भारत की तनातनी के बीच ग्लोबल टाइम्स का एक सर्वे चीनी नेताओं की आंख खोलने के लिए काफी है। और इस सर्वे में चीन के नागरिक अपने नेताओं के मुकाबले भारतीय नेताओं पर ज्यादा भरोसा करते हैं। चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के साथ संबंधों को लेकर सर्वे कराया है और इस सर्वे के मुताबिक करीब 50% चीनी लोगों ने भारत की मोदी सरकार की प्रशंसा की है। 70% चीनी मानते हैं कि भारत में चीन विरोधी भावना बढ़ी है, जबकि लगभग 30% चीनी ने कहा है कि बीजिंग और नई दिल्ली के बीच संबंधों में सुधार होगा। सर्वे में भाग लेने वाले लगभग 9% लोगों ने कहा कि भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार लंबे समय तक नहीं होगा, जबकि 25% लोगों का मानना है कि दो देशों के बीच संबंध लंबे समय तक मजबूत रहेंगे। तो मोदी सरकार से खुश है चीनी नागरिक और ग्लोबल टाइम्स के सर्वे में यह बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर जानकारी है कि जो चीनी नेता हैं वो भारतीय नेताओं पर ज्यादा विश्वास करते हैं। ग्लोबल टाइम्स के सर्वे में हैरान करने वाले जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। मोदी सरकार से 50% चीनी नागरिक अधिक खुश हैं। 50% चीनी नागरिक बीजिंग के पक्ष में हैं। ग्लोबल टाइम्स के सर्वे में यह बड़ा खुलासा हुआ है, जहां चीन में मोदी यानी कि 70% ने माना भारत में चीन विरोधी मामला जो है वो 30% को संबंधों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। तो चीनी जो कंपनियां हैं वो भारत को लगातार लुभाने की कोशिश कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारे ऐप्स बंद किए जा चुके हैं। उसके बाद चीन से जो एक बड़ा व्यापार भारत में होता था वो पूरी तरीके से बंद है। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत विषय पर वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि बीते कुछ सालों से हमारी कोशिश है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बेड़ियों को तोड़ा जाए और इस दौरान भारत में रक्षा उत्पादन से जुड़े स्टेक होल्डर्स भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में हमारा प्रयास डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी सभी बेड़ियां तोड़ने का है। हमारा उद्देश्य है कि भारत में ही उत्पादन बढ़े, नई तकनीक भारत में ही विकसित हो और प्राइवेट सेक्टर का इस क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो। इसके लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज यहां हो रहे मंथन से जो परिणाम मिलेंगे उससे आत्मनिर्भरता के हमारे प्रयासों को गति मिलेगी। कुछ वर्षों में आपने अनुभव किया होगा कि हमारा प्रयास इस सेक्टर से जुड़ी सभी बेड़ियां तोड़ने का एक निरंतर प्रयास है। हमारा उद्देश्य है कि भारतीय में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, नई टेक्नोलॉजीज का भारत में ही विकास हो और प्राइवेट सेक्टर का इस विशेष क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को लेकर हमारा कमिटमेंट सिर्फ बातचीत में या फिर कागजों तक ही सीमित नहीं है। इसके कार्यान्वयन के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठाए गए हैं। सीडीएस के गठन के बाद सेना के तीनों अंगों में प्रोक्योरमेंट पर समन्वय बहुत बेहतर हुआ है। इससे डिफेंस इक्विपमेंट्स की खरीद को स्केल अप करने में मदद मिल रही है। रक्षा क्षेत्र में देश में एक नई मानसिकता हम सब अनुभव कर रहे हैं। एक नई मानसिकता का जन्म हुआ है। आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास की भावना अनिवार्य है। बहुत लंबे समय से देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा था, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। यह निर्णय नए भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है।
खबर रायपुर से है, जहां अब शनिवार को होगा विधानसभा का नए भवन का भूमि पूजन। अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने न्यूज 18 से कहा, शुक्रवार के बदले अब शनिवार को होगा भूमि पूजन। शनिवार दोपहर 12 बजे निर्धारित है कार्यक्रम। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रहेंगी मौजूद। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी ऑनलाइन जुड़ेंगे। सीएम, नेता, प्रतिपक्ष, मंत्री, विधायक इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, जहां शनिवार को होगा विधानसभा के नए भवन का भूमि पूजन। रायपुर से बड़ी खबर है, नए विधानसभा भवन का भूमि पूजन होगा। अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इसमें जुड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ एडिटर प्रकाश चंद्र होता जी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, ये बहुत खुशी की भी बात है जब अब नए विधानसभा के भवन का शुभारंभ होने जा रहा है। सोनिया गांधी भी इसमें मौजूद रहने वाली और इनके साथ साथ किस तरीके का ये पूरा कार्यक्रम होगा, विस्तार से। रेणु, देखिए, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। छत्तीसगढ़ बने 30 साल हो गया, लेकिन विधानसभा के अपने भवन आज तक नहीं बन पाया था जी। जिस भवन पे अभी विधानसभा संचालित होता है वो किसी जमाने में सिंचाई विभाग का एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसको लिया गया था और उसको बाद में बारी बारी में विस्तार किया गया, लेकिन वो मूलतः विधानसभा के लिए नहीं बना था। इसी बीच में नया मंत्रालय बन गया, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ बना तो उस वक्त जो मंत्रालय बना एक अस्पताल था जी, दाऊ कल्याण सिंह अस्पताल, उसको कन्वर्ट करके मंत्रालय बनाया गया था। बाद में नया मंत्रालय नया रायपुर में बन गया, लेकिन आज तक नहीं बन पाया है। तो वो है विधानसभा, राजभवन और मुख्यमंत्री का निवास। मुख्यमंत्री का निवास जो है कलेक्टर के बंगले को कन्वर्ट किया। उस वक्त का जो सर्किट हाउस था उसको राजभवन बना दिया गया। इन सारी बातों को देखते हुए डॉक्टर चरणदास महंत जो विधानसभा के अध्यक्ष ने, उन्होंने ही पहल की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उसमें स्वीकृति मिलने के बाद नया भवन बन रहा है, जिसका होना था भूमि पूजन कल जी। लेकिन क्योंकि विधानसभा चल रहा है और छोटा सत्र है, 4 दिन का सत्र है, तो ये कहा गया कि सत्र में काम क्यों रोक कर वहां पे भूमि पूजन क्यों हो। तो कल पूरा विधानसभा का कार्रवाई हो जाएगी। परसों दोपहर 12 बजे नया रायपुर में नया भवन का भूमि पूजन होगा, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत बाकी लोग भी उपस्थित रहेंगे। जो विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने न्यूज 18 से कहा कि क्योंकि सभी की उपलब्धता हो और विधानसभा की कार्रवाई बाधित ना हो, इसीलिए ये शनिवार के लिए उसको शिफ्ट किया गया है। बिल्कुल प्रकाश जी, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि कांग्रेस के खाते में जाएगी छत्तीसगढ़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। और खबर रायपुर से है, सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण को लेकर यह पत्र लिखा गया है। नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण, निजीकरण के निर्णय पर फिर से विचार करें केंद्र। सीएम का कहना है 20,000 करोड़ की लागत से एनएमडीसी बनवा रही प्लांट, निजीकरण से आदिवासी अंचल के लोगों का नुकसान होगा। तो बड़ी खबर है, स्टील प्लांट का निजीकरण प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम भूपेश बघेल ने इसके लिए एक पत्र लिखा है, जिसमें निजीकरण के फैसले पर फिर से विचार करने की उन्होंने पत्र में जानकारी दी है। और आदिवासी इसमें किस तरीके से प्रभावित होंगे इसके निजीकरण से, ये भी उसमें मेंशन किया गया है। तो सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा है वो खासतौर पर नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का जो पूरा मामला है, निजीकरण ना करने की उसमें बात कही गई है। तो कांग्रेस के 23 नेताओं की सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी के बाद से ही नए अध्यक्ष को लेकर पार्टी हलकों में चर्चा जारी है। वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पत्र में लिखी बात को दोहराते हुए कहा है कि कांग्रेस की पूरी कार्य समिति का चुनाव होना चाहिए। आजाद ने कहा कि जिस किसी की भी कांग्रेस के आंतरिक कामकाज में वास्तविक रुचि है, वह हमारे प्रस्ताव को हर राज्य और जिला अध्यक्ष के रूप में चुने जाने का स्वागत करेगा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारा इरादा कांग्रेस को सक्रिय और मजबूत बनाने का है, लेकिन जिन लोगों को केवल अपॉइंटमेंट कार्ड मिले हैं वे हमारे प्रस्ताव का विरोध करते रहे। सीडब्ल्यूयूसी के सदस्य चुने जाने में क्या
हर्ज है इन सदस्यों के पार्टी में स्थिर कार्यकाल होंगे। और भोपाल से खबर है, पीएम मोदी एमपी से करेंगे शुरुआत। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि योजना की शुरुआत होगी और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से की जाएगी। तो योजना के तहत स्वीकृत पत्र वितरण की करेंगे शुरुआत। सितंबर में होगा वितरण कार्यक्रम। मध्य प्रदेश इस योजना में देश में नंबर 1 पर है। बड़ी खबर, जहां योजना के तहत स्वीकृत पत्र वितरण की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, और पीएम मोदी एमपी से ही इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश से होने वाली है। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया, जहां कमलनाथ के हमले पर बीजेपी का पलटवार। कमलनाथ ने कर्ज माफी पर जारी किया था बयान। किसानों की हाय कमलनाथ सरकार को लगी, खिसियानी बिले खंबा नोचे वाली हालत में आ गई है। सरकार बनवाने के लिए सिंधिया का धन्यवाद दिया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और साथ ही सरकार बनवाने के लिए सिंधिया का धन्यवाद किया। कमलनाथ जी ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की, कांग्रेस ने धोखाधड़ी की और इसलिए वो सत्ता से बाहर हुए। किसानों की बददुआएं लगी। युवाओं को से कहा था कि रोजगार देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे 4000, एक को नहीं दिया। महिलाओं से कहा था समूह का कर्जा माफ करेंगे, एक का नहीं किया। विधवा और वृद्ध और निराश्रितों को कहा था 1000 पेंशन करेंगे, नहीं किया। दैनिक वेतन हर वर्ग के साथ धोखाधड़ी की और इसलिए और विशेष करके गरीबों के साथ संबल योजना 5000 अंत्येष्टि का था, वो भी बंद कर दिया था। कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाए 4 लाख मिलते थे, वो बंद कर दिया। और प्रदेश को लूटने में लगे थे, इसलिए बददुआएं लगी तो सत्ता से बाहर हो गए। अब वो खजवाई बिल्ली खंबा नोच रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रदेश में किसान कर्ज माफी पर सियासत तेज हो गई है। कमलनाथ ने किसान कर्ज माफी के लोगों के नंबर सार्वजनिक किए और इसको लेकर मीडिया को एक पेन ड्राइव भी सौंपी। उन्होंने नेताओं से कहा कि प्रजातंत्र और बिकाऊ राजनीति की हकीकत जनता तक पहुंचाना होगा। वहीं कमलनाथ ने मीडिया को एक पेन ड्राइव दी है और किसान कर्ज माफी के लोगों के नंबर सार्वजनिक किए हैं। वहीं उपचुनाव को एमपी के भविष्य का चुनाव बताया। साथ ही कांग्रेस के उपचुनाव को लेकर बैठक चल रही है। कमलनाथ ने बैठक में प्रभारियों से कहा कि बूथ स्तर पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता की जिम्मेदारी तय होगी। उन्होंने कहा कि झाबुआ सीट को लेकर कराया गया सर्वे सफल साबित हुआ है। किसान का नाम है, उसका गांव है, बैंक का है, कितना कर्जा माफ हुआ। और लोग आरोप लगाएंगे। अभी ग्वालियर में बड़े बड़े भाषण हुए, जिन्होंने खुद कर्जा माफ के कार्यक्रम किए, वो कहते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दी। ये झूठ की राजनीति, मीडिया की राजनीति, ये अब अपने प्रदेश में चलने वाली नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से नहीं है, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। ये चुनाव मैं इसे उपचुनाव नहीं मानता, ये आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और यही मेरा संदेश है मध्य प्रदेश के हर मतदाता को कि मध्य प्रदेश का चित्र उनके सामने है। 15 साल का चित्र उनके सामने है और हमारे 15 महीनों का चित्र, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और 1 महीने उथल पुथल में, 11.5 महीने में जो हमने परिचय दिया अपने नीति और नियत का, ये चित्र। और अब बात करते हैं गुड न्यूज की। जी हां, टीम इंडिया की कैप्टन विराट कोहली ने अपने फैंस और चाहने वालों के लिए एक खुशखबरी शेयर की है। विराट ने तस्वीर ट्वीट कर बताया कि उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट हैं और उनके घर अगले साल जनवरी में नन्हा मेहमान आने वाला है। इसके बाद विराट और अनुष्का को लेकर काफी कुछ सर्च किया जाने लगा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए सिटी टॉप 10 मेरे साथ। नमस्कार।